जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने जीत तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो मित्रों एजुकेशन के संबंधित जो है हम लोग आज हुए हैं बनारस पब्लिक स्कूल, नए बस्ती पहाड़िया वाराणसी में पढ़ता है। और जिस पर्सनालिटी से हम लोग मिलाने जा रहे हैं ये डिसेंट पर्सनालिटी हैं। बहुत कम ऐसे प्रबंधक और चेयरमैन से हम लोग मुखातिब हुए हैं, रूबरू हुए हैं, जिनसे कि चैनल खुद आग्रह करके इंटरव्यू लेने गई हो, साक्षात्कार लेने गई हो। उसमें है, उनका नाम मैं आपसे बताना चाहूँगा। S.A. सिद्दीकी सर हैं, बनारस पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। और इनके विषय में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले ये जब स्कूल खोले थे उससे पहले ये कोऑपरेटिव बैंक में ये मैनेजर के पोस्ट पे भी थे। कन्नौज में इन्होंने इनकी पोस्टिंग भी थी, पश्चिम में। तो सर से पूरा इंट्रोडक्शन जो सर का परिचय है वो हम लोग इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और हम लोग फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक के सर आप अपना नमस्कार सर। मैं S.A. सिद्दीकी, चेयरपर्सन, बनारस पब्लिक स्कूल, नई बस्ती, पहाड़िया, वाराणसी। जी सर, आपने स्कूल की स्थापना क्योंकि मैं अब वो जनरल सवाल नहीं पूछूंगा, जनरल सवाल बहुत होते हैं। आपसे हमारे गुड़ प्रश्न रहेंगे, थोड़े से टेक्निकल जो गार्जियंस भी नहीं समझ पाते, यहाँ तक इवन अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया था आपसे मिलने से पहले, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्कूल की स्थापना सर आपने किस उद्देश्य से की थी और किस सन में की? ये स्कूल की स्थापना हमने सन 1999 में की थी। चूँकि मेरा शुरू से एक रुझान रहा था देश में कुछ पब्लिक में या देखा जाए लोगों को कुछ देने का। मेरे पास मेरी टीम जुड़ी, जिसमें हमारे टीम में पर्सन हैं, मैक्सिमम मेरे इंजीनियर्स हैं, बिल्डर्स हैं। तो इन सब के साथ जब जुड़े तो ये हुआ था कि कुछ हम लोग सोशल वर्क भी किया जाए, क्योंकि एक हमें जगह मिल गया। तो हमें लगा कि एक बच्चों को शिक्षा देने से बेहतर आज के ज़माने में कोई ऐसा वर्क नहीं है, यही देश के निर्माण में काम आते हैं। तो हमने 1999 में एक छोटा सा स्कूल मैंने प्राइमरी सेक्शन से शुरू किया था। आगे चल के हमने स्कूल को क्लास 5 तक किया, फिर मैंने 8 तक किया, जो अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। सर, जो कि सबसे पहला सवाल होता है कि 2000 आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है एजुकेशन में एकेडमिक पर्सन होकर। 2014 की शिक्षा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट की जो शिक्षा प्रणाली थी, नीति थी, और 2004 की जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी, भाजपा की गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, एनडीए की गवर्नमेंट कहूँगा जी, 14 के बाद बनी, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? और सरलता, एक लेबोरियस या लेंदी न हो के कौन ज़्यादा बेहतर था, ये जान। देखिए, सरकारें तो आती हैं, अपना अपना काम करती है, लेकिन जैसे कि आपको बताएं कि एनडीए सरकार से पहले एक योजना थी स्कूल के लिए, राइट टू एजुकेशन। तो ये 2009 में लागू हुई थी। इसके बाद में बच्चों को ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मिला उन्हें। उसमें बहुत अच्छे काम हुए। प्रत्येक स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG 1 तक बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है मुफ्त, जिसमें किसी बच्चे से कोई भी फीस वगैरह नहीं ली जाती है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि अब जो सरकार आई है, इसे एक बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसमें पहले कुछ स्कूल ऐसे होते थे जो मान्यता प्राप्त नहीं है, गली में या कहीं ना कहीं ऐसे चलते थे, जिसमें शोषण होता था अभिभावकों का और बच्चों का। वो शोषण इस सरकार में आने के बाद रोका गया है, वो U- ला के, क्योंकि U- कोड लागू किया गया है उन्हीं स्कूलों के लिए जिनकी मान्यता प्राप्त है। और उसमें उन बच्चों को हम लोग U- पोर्टल के द्वारा पासवर्ड मिला हुआ है, उसमें उन बच्चों को रजिस्टर करते हैं जिनको सरकार द्वारा परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट किया जाता है। तो उसके द्वारा उन बच्चों को भी एक कहा जाएगा कि सुरक्षा मिल जाती है कि मैं सही स्कूल में पढ़ रहा हूँ। हम कहीं ट्रांसफ़र भी होता है तो उस कोड के द्वारा, परमानेंट एजुकेशन द्वारा हम कहीं प्रवेश ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि गलत जो स्कूल थे या कहा जाएगी जिनकी मान्यता नहीं थी, उनका अस्तित्व इस सरकार में ख़त्म हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सर जैसे कि आपने राइट टू एजुकेशन को उठाया, तो राइट टू एजुकेशन इस समय बहुत जन जन तक ये बातें पहुंच चुकी है कि शिक्षा का अधिकार के तहत हम एडमिशन। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% कोई योजना जो हो वो सही लाभार्थी तक ही पहुंचे। तो हाँ, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आपको रोज़ मुखातिब होना पड़ता है राइट टू एजुकेशन को लेके, और इस विषय पे अगर संबंधित अधिकारी से पास अगर जनता पहुँचती है तो वहाँ पे आपका क्या आंसर होता है, क्या उत्तर होता है? क्योंकि ऐसी बहुत सी शिकायतें हम लोग के पास आती रहती हैं। जी, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक्चुअली क्या है कि राइट टू एजुकेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल है कि आपको बच्चे का फ़ोटो लगाना है, जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, आय प्रमाण पत्र लगाना है और निवास प्रमाण पत्र लगाना है। ये ज़रूर है कि वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गलत निर्देशों का गलत उपयोग कर लेते हैं, गलत पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं और लॉटरी द्वारा उनका प्रवेश हो जाता है। जब मेरे पास आते हैं तो हम जब उन्हें अथराइज पेपर मांगते हैं तो उनके जन्म प्रमाण पत्र में जन्म गलत लिखा होता है, हमारे यहाँ गलत लिखते हैं, उसमें अलग होता है। परिवार के मुखिया की जो आय होती है वो भी आय डाल देते हैं उन, जैसे कि उनका अगर देखा जाए तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि उनकी आय वो है कि नहीं है। इसमें वो बच्चे वंचित हो जाते हैं जिनको वाकई में शिक्षा का अधिकार की ज़रूरत है, जिनके घर में उनके खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन वो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे परिवार को हम चाहते हैं कि उनको मिले, कि उनको प्रवेश मिले, और जो गलत तरीके से प्रवेश ले लेते हैं उन पे फिजिकली वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और गलत जब पेपर लेकर के आते हैं तो हम जब उनके उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो उनको भी परेशानी होती है, और फिर उसको शिकायत लेकर के संबंधित अधिकारी पास जाते हैं और जाने के बाद बताते हैं कि ये स्कूल जो है हमारा प्रवेश नहीं ले रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रवेश तो सभी का लेना है, लेकिन गलत पेपर पे नहीं लेना। सर यहाँ थोड़ा शिक्षा पे बात करते हैं कि अभी हमारी सवाल और भी आएंगी इससे संबंधित। आज की अगर परिवेश में सर देखा जाए तो शिक्षा एक कॉरपोरेट हो गया है। अगर मैं बनारस पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ तो कुछ ही ऐसे पर्सनालिटी हैं जो सिद्दीकी सर के सर होंगे, जो डिवोशन की भावना, समर्पण की भावना रखते हो राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के योगदान को लेते हुए। लेकिन सर कॉरपोरेट सेक्टर इन द सेंस मैं कहूँ कि स्कूल तो खोल दिया, लेकिन जो स्कूल खोला है वो खुद एकेडमिक पर्सन नहीं है। वो मालूम चला कि अभी बहुत ऐसे बनारस में स्कूल है, इसको मैं संबंधित अधिकारी से कहने वाला भी हूँ, वो सर गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान खोला है और वो स्कूल चला रहा है। और स्कूल नो डाउट टाइल्स लगे हैं, एसी लगे हैं, वो लगे हैं। तो सर ये कहाँ तक प्रभावित करता है कि इसका जो चेयर पर्सन है वो गिट्टी बालू सीमेंट की दुकान खोल के बैठा हुआ है और स्कूल भी चला रहे, तो क्या इससे कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है? बहुत सही क्वेश्चन किया है। देखिए, शिक्षा में जब तक एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे, ट्रेन टीचर नहीं होंगे और मानक के अनुसार क्लास वगैरह नहीं होंगे तो शिक्षा का मतलब नहीं रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छा आपने कहा है कि कुछ लोग केवल कोई भी धंधा कर रहे हैं उसके साथ स्कूल चला ले रहे हैं। इस पे सर हम तो ये चाहेंगे कि सरकार को इस पे एक अंकुश ये लगाना चाहिए कि जो बच्चों की शिक्षा दी जा रही है उसमें फीस जो बच्चों से कलेक्ट की जा रही है वो किस स्तर की ली जा रही है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ़ीस का एक जैसे कि हमारे संबंधित विभाग द्वारा जो है एक फ़िक्स है कि आप जो भी फ़ीस लेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर बच्चों से ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है और ज़बरदस्ती ली जा रही है, इस पे अंकुश ज़रूर लगना चाहिए। एक फ़ीस का दायरा है, वो फिक्स है, उससे बढ़ के नहीं लेना चाहिए किसी भी एंगल से, किसी तरीके से। तो जब ये चीज़ पे कंट्रोल किया जाएगा तो जो अभी आपने जैसा कहा कि कुछ माफिया टाइप के लोग या इस टाइप के लोग चला रहे हैं, उन पे अंकुश लगना स्वाभाविक है। जब फीस गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार ली जाएगी तो बट नेचुरल है कि वो उनका जो है स्कूल, वो धंधा जो है वो इस टाइप नहीं चल पाएगा। जिस स्कूल में बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से या गार्जियन की ज़रूरत के हिसाब से फ़ीस ली जाती है, जिन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो शिक्षा का मेन मूल है। ज़रूरी नहीं है कि हम फीस ही लेकर के स्कूल को, बिल्डिंग को बहुत हाई फाई बनाएं।
शिक्षा सामान्य तौर पे और हमें ये आने वाली पीढ़ी तैयार करते हैं। हमें इनको हर स्तर पे हर तरीके से तैयार करना होता है। मोरल वैल्यू भी बनाना होता है, उनका शिक्षा भी बनाना होता है, और आज के परिवेश में जब बच्चे को कैसे ढलना है, कैसे रहना है, उस पर भी निर्माण करना होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होता है। अपनी जिम्मेदारियां अभी से कैसे निभाई जाएं, उस पर हम लोग गौर करते हैं। कहते हैं सर कि जो स्कूल है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आजकल कॉर्पोरेट भाषा में चल रहे हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट है। बिल्डिंग तो बनी रहेगी, अब बिल्डिंग तो कहीं जानी नहीं है, टीचर्स भी है, बच्चे आते रहेंगे और अर्न का एक बहुत बड़ा स्रोत है। खैर मैं नहीं मानता इस चीज़ को। शिक्षा एक राष्ट्र के निर्माण का सबसे पहला पायदान है, मैं ये मानता हूँ। सर दूसरा जो समस्याएं आते हैं गार्जियन के साथ, आजकल देखा गया है सर कि एक स्कूल्स है, ये भी आपसे मैं ये विशेष डिस्कस करना चाहता था इस अपने चैनल के माध्यम से, कि एक स्कूल है सर, जैसे कि मैं अगर बनारस, इसको अन्यथा न लें, बनारस पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे डॉक्टर आप सिद्दीकी सर यहाँ पे बैठे, इसको रजिस्ट्रेशन कराया और चले। अब इसकी ब्रांचेस आपने बांटना शुरू किया, लेकिन ब्रांचेस के कोई भी कह सकते हैं कि प्रामाणिकता नहीं है। आपने मिर्ज़ापुर में दे दिया, चंदौली में बांट दिया, ऐसे तरह तरह बांट दिया। डिग्री यहीं से जानी है, तो वो शिक्षा को कितना प्रभावित कर रहा है सर? क्या वो गलत तरफ ले जा रहा है या वाकई में शिक्षा को दूर दराज गाँव तक पहुँचा रहा है? दोनों पहलू पे मैं बात करती हूँ। नहीं, बहुत सही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बनारस पब्लिक स्कूल की केवल मेन ब्रांच यही है और सिंगल ब्रांच है। इसका मेरा कहीं भी दूसरी ब्रांच नहीं है बनारस पब्लिक स्कूल की। और जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग तमाम जगह ब्रांच खोल लेते हैं, लेकिन सरकार का जो दिशा निर्देश है कि बिना मान्यता के आप कोई भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में नहीं चला सकते हैं, वो गैर कानूनी होगा। तो इस पे अंकुश भी लगना चाहिए। और अगर कोई चला रहा है और ये एक धंधा बन जाता है कि मैं यहाँ चला रहा हूँ, वहाँ चला रहा हूँ, किसी एक जगह से डिग्री और टीसी वगैरह सब एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वहाँ से जारी करते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बस ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, ये उन लोगों को जो है इस पर सचेत हो जाना चाहिए कि हमें एजुकेशन देने के लिए प्रमाण मिला है, ना कि व्यापार करने के लिए। सिद्दीकी सर, लास्ट 2 सवाल कि कोचिंग भी बहुत एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स वाला तो फलां वाला तो ढिमका वाला कुमार कोचिंग ऐसे लिखते हैं कि बस आपका बच्चा प्रवेश किया और आइंस्टाइन बनी गया, वो इस तरीके से करते हैं। एरोनॉटिक्स इंजीनियर ही हो गया, ये हो गया। ये एक तरीके से भ्रमित करने वाला विज्ञापन होता है। इसको देख के गार्जियंस बेचारे बड़े प्रभावित भी हो जाते हैं और मैं कहता हूँ कि विवेक का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सर कोचिंग जो है, आजकल गार्जियन जो है स्कूल से पहले कोचिंग खोजना शुरू कर दिया है, तो स्कूल को कितना नुकसान दे रहा है कोचिंग? और ये क्या कोचिंग वाकई में बच्चों के भविष्य के निर्माण में स्कूल के बराबर भूमिका अदा कर रहा है? नहीं, बहुत सही है। देखिए, कोचिंग का अभी पिछले कुछ कहा जाए दशक में ये बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। कोचिंग ये एक नासूर है, मैं तो ये कहूँगा। जैसे पहले गुरु होते थे कि गुरु में कोई चीज़ की अगर जैसे हमें अपने संबंधित सब्जेक्ट के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अपने गुरु के पास जा कर के और हम समस्या के लिए बोलते थे कि सर ये टॉपिक भी मुझे समझ में आते हैं। वो गुरु हमें बैठाल के अपने घर में देते थे। उस समय ये इस टाइप की कोचिंग नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में ये भ्रमित करने वाली चीज़ें अब आ गई सामने उन बच्चों के लिए जो हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, बिजनेसमैन बने या कोई बहुत अच्छा बड़ा व्यापारी बने। उसके चक्कर में कोचिंग वाले उनको भ्रमित करके अपने यहाँ बुला लेते हैं। मैं पूछता हूँ कि एक कोचिंग में जिसमें 700-800 बच्चे हैं, माइक लेकर के बड़ा डिस्प्ले कर करके उन बच्चों को जो है कोचिंग करा रहे हैं। एक बड़ी मोटी रकम ली जा रही है। क्या वो बच्चे सारे जो हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे अपनी मेहनत से आते हैं वो केवल सपोर्ट वाले जो इधर उधर रहते हैं वही बन पाते हैं। बाकी लोग केवल जाते हैं, अटेंड करते हैं, अभिभावक का पैसा जाया जाता है उसमें। तो हमारा ये है कि इसमें बहुत बड़ा अंकुश लगना चाहिए
इस पे कि इस टाइप की कोचिंग जो भ्रमित करने वाले हैं बहुत से चल रहे हैं, हर सेंटर चल रहे हैं, हर शहर में चल रहे हैं। इसमें स्कूलों का भी नुकसान हो रहा है कि कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उन बच्चों को अपने घर में ही, अपने स्कूल में ही शिक्षा दे रहे हैं और किसी भी स्कूल से संबद्ध करा देते हैं कि वहाँ से एग्ज़ाम करा के वहाँ से आपको टीसी दिला देंगे, जो ये भ्रमित कर रहा है और ये दूसरे ओर ले जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है, संबंधित विभाग से है, इसे बहुत बड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सर अगर देखा जाए तो आज बच्चे जो छोटे से बच्चे जो आते हैं 8th तक या 8th तक की मैं बात करूँगा, वो सर बैग के बोझ से दबे चले जा रहे हैं। ये मतलब ये मेरे बच्चों के साथ भी है, बोझ के साथ दबे चले और आने के बाद इतना बहुत ही मतलब एक तरीके से देखिए सर इतनी एनर्जी लॉस हो चुकी थी वो बैग के बोझ से। तो सर क्या ये नहीं लगता कि इतनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि मतलब इतना शिक्षा दिया जा रहा है, किताबों का बोझ, ये सिलेबस वो सिलेबस, सर ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक नुकसान है? हाँ नहीं, देखिए इस पर बहुत सही कहा आपने कि आजकल जो बुक्स पब्लिकेशन वाली आ रही हैं तो कुछ सब्जेक्ट वाकई में सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाद देते हैं बच्चों पर। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे, मैंने जो इस सेशन में शुरू किया है कि एक पब्लिकेशन में मैं एक बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, बच्चा एक बुक केवल लेकर के आएगा और एक नोटबुक लेकर के आएगा, जो एग्जाम्पल पे मैं अभी आपको दिखलाऊंगा उस बुक। तो उसमें बैग का ही मैंने सिस्टम ख़त्म करना है और टाइम शेड्यूल के हिसाब से बच्चे को लाना है। लेकिन मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, जैसे ही बच्चे को 6, 7, 8 में पहुँचता है तो उसके सब्जेक्ट भी होते हैं, उनको हर सब्जेक्ट करके डेली क्लास लेना होता है, उससे रिलेटेड जो है उनको बुक लाना होता है। लेकिन वो एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, तो बैग का बोझ कम होना चाहिए। उसके लिए सभी स्कूलों को, स्कूल प्रबंधकों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें बच्चे को बुक लादने की ना ज़रूरत पड़े, हमारे बुक स्कूल में ऐसा इतना मटेरियल हो कि हम बच्चे वो नोटबुक पे तैयार करें और घर पे जाके पढ़ें, उसको तैयार करें। सर एक सवाल और ये है कि जो अगर देखा जाए तो पहले के समय में हम लोग में परसेंटेज होते थे 33% से लेके जितना भी परसेंटेज निकाले, हम लोग के अंदर एक सर डर रहता था फेल होने का। अब ये गवर्नमेंट फेल की समस्या ही ख़त्म कर दी। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा का उद्देश्य, बच्चे को मैं मानता हूँ कि बच्चे को एजुकेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घोड़े और गधे को बराबर कर दिया जाए। A+ AA तो वो परसेंटेज बता दिया 60 से 65% तक, तो उसमें सर ये तो होगा नहीं आप भी पाए 60 पाए, मैं 64 पाया, लेकिन बराबर ही हो गए। तो घोड़ा और स्कूल में तो वो बच्चे आते हैं जो गधे को घोड़ा बनाया जाता है, हाँ, और यहाँ पर तो घोड़े और गधे को बराबर कर दिया। तो सर इस पद्धति से आप कहाँ तक मुखातिब हैं और क्या इस पे कहना चाहिए, क्या विचार? हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा सवाल ये भी आपका है। जो बच्चों में एक चीज़ आ गया कि बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में साल भर में उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम रहती है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, और स्कूल में जब परीक्षा होती है उसी बीच में बच्चे आते हैं और परीक्षा दे के चले जाते हैं। उनको भी इस चीज़ को मालूम है, अभिभावक को मालूम है कि कोई भी स्कूल बच्चे को फेल नहीं कर सकता है। अब उस दशा में वो फीस तो देते हैं, स्कूल में एग्ज़ाम दिलाएंगे, रिजल्ट में हम उनको फेल नहीं कर सकते। ये बहुत गंभीर मैटर है। ये आपने बहुत सही कहा कि हम गधे को घोड़ा बनाते हैं, हाँ, लेकिन अब मैटर यहाँ आता है कि जब एक बच्चा जो अपने पूरे सेशन में जिसकी अटेंडेंस 90+ हुई है, जो हमारे यहाँ 90+ मार्क्स भी पाया है, अच्छे मार्क्स पाया है, वो भी बच्चा उसी क्लास में बैठ रहा है। एक बच्चा वो है जिसके मार्क्स 10%, 20% आए हैं, जो स्कूल में अटेंडेंस उसकी 15 से 20% के आसपास हुई है, वो भी उसके बगल में बैठ पढ़ रहा है। तो अंतर वहाँ आ जाता है कि फिर जब बच्चा स्कूल से निकलता है और जब कहीं जाता है, कहीं कंपटीशन में जाता है, जब उस बच्चे का कहीं कंपटीशन में क्वालिफाइड नहीं करता है तो वो स्कूल में ब्लेम लगाते हैं, आपने क्या किया, क्यों नहीं पढ़ाया। अगर स्कूल को ये अधिकार मिल जाए कि अगर आपका बच्चा अगर कमज़ोर है या फेल हुआ है, हम उसको रिपीट कर दें, तो हमें लगता है कि बच्चे के लिए भी ठीक होगा और स्कूल के लिए ठीक होगा। एक बच्चे को जिसको ये मालूम होता है कि हम फेल नहीं किए जाएंगे, तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है।
पढ़ेगा वही बच्चा जिसको ये मालूम है कि अगर हम फेल हो गए तो हम इसी क्लास में रह जाएंगे। वो सर भय खत्म हो, वो भय खत्म हो गया। इस पे हम चाहेंगे कि सरकार पे इस पे कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चे का भी भविष्य अच्छा हो और गार्जियन को भी भरोसा हो कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने में जो मार्क्स पाया, जो अगला क्लास पाया, तो उसके लिए वो फिट था। ऐसा सर क्या कारण है कि अभिभावक बनारस पब्लिक स्कूल में पढ़ाए? ऐसे क्या चीज़ें हैं हम दे रहे हैं आप? क्योंकि मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैंने सर से जनरल कोई सवाल नहीं पूछे हैं, ऐसे सवाल पूछे हैं जो बहुत गंभीर मुद्दे के रहे हैं। हमारे बहुत से इंटरव्यू जो रहे हैं वो एक जनरली तौर पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। तो सर ऐसा क्या कारण है कि अभिभावक जो है बनारस पब्लिक स्कूल में, सिद्दीकी सर के स्कूल में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई बच्चा, हमारे स्कूल तो 8 तक है, जब हमारे यहाँ से कोई बच्चा निकल करके और किसी दूसरे स्कूल में जाता है, वहाँ बोर्ड की परीक्षा देता है और बनारस की टॉप 10 लिस्ट में उसका जब नाम होता है, तो मुझे गर्व से कहते हैं कि ये बच्चा मेरे स्कूल का है। मैं आपको बताऊं कि मुझे कई बार ऐसा मौका मिला है कि बच्चे के गार्जियन और बच्चे मेरे पास आए हैं मीठा लेकर के, जब वो ये कहते हैं कि सर मेरा बच्चा बनारस में टॉप 10 में 3री पोजीशन पाया, और अब स्कूल का नाम नहीं बताएंगे जहाँ से वो, क्योंकि 8 तक मेरे यहाँ था, वो वहाँ 9th पढ़ा, तो वो पाया। तो मुझे उस दिन बड़ा गर्व हुआ था इस चीज़ का, मुझे गर्व हुआ। मैंने उसका जो बच्चे का जो है एक कुछ पूछा कि बेटा आपको कैसा लग रहा है कि आप इस बनारस में टॉप 3 में आए। उस बच्चे ने कहा कि सर जब मैं यहाँ से पढ़ के गया था तो यहाँ मैं टॉपर रहा, तो आपने भी कहा था, जैसे मैंने भी कहा था कि बेटा जहाँ जाना है वहाँ भी टॉपर रहना। तो मैंने उसी टॉपर के हिसाब से अपनी तैयारी की और ईमानदारी से तैयारी की, तो मुझे आया। तो वो जो पब्लिक में फैल जाता है ना कि बनारस पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो फेल नहीं होते हैं, यानी कंपटीशन में जाते हैं। अगर यहाँ के मेरे यहाँ टॉप 10 में बच्चे हैं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहाँ टॉप 10 में रहेंगे। तो ये जो मैसेज जाता है, इसलिए वो बनारस पब्लिक स्कूल में वो ज़रूर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़े। मतलब सर अगर गधे को लाया जाए तो डरबी सर का घोड़ा बनाने की आपके पास जिम्मेदारी है? नहीं, तो अब हम बच्चों को गधा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर मेरी कोशिश रहती है कि मैं 0 से हीरो बना दूँ। सर अभिभावक को, ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, अभिभावक को अपने बच्चों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे ये प्रेशर को लेते हुए, जो कि कोटा में इतनी घटनाएं घट रही हैं, उसको अकॉर्डिंग लेते हुए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। बहुत सही क्वेश्चन किया है। देखिए, हमें बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं देना है। बच्चा पढ़ रहा है, अपने ढंग से पढ़ने दे। वो एक दिन अपने आप आता है कि बच्चे को अपना एम समझ में आता है मुझे क्या बनना है। हम बच्चे पर कोई लोड नहीं दे सकते हैं कि हमें पढ़ना है, कि उसको कभी नहीं पेरेंट्स बोलें कि अमुक बच्चा 90% पाया, आप क्यों नहीं पा सकते हैं। उसको सिर्फ माहौल देने की ज़रूरत है, उसको एक शाबाशी देने की ज़रूरत है कि बेटा आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमेशा बच्चों से पॉजिटिव बात करिए और उनको जो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे उनकी ज़रूरत की चीज़ें मैटर यही है कि उनका रहन सहन कैसा है, बच्चे का खान पान कैसा है, और बच्चे का वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स और स्कूल और घर में पढ़ाने वाला अभिभावक 3 लोग मिल कर के एक चैन बना लें आपस में मिल कर के, तो मेरा ये वादा है कि कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, बच्चा आगे बढ़ सकता है और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। और रह गई है बच्चों को प्रेशर की, प्रेशर नहीं देना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ हर बच्चा जो है आगे चल के कामयाब हो सकता है। मैं बहुत से एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, जिन बच्चे ने हाई स्कूल तक फेल होता रहा, फेल होने मतलब है कि केवल जस्ट पासिंग मार्क्स लेता रहा, लेकिन आगे चल के जब वो उसने बोर्ड की एग्ज़ाम दिया है और देने के बाद में जैसे ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसने जो है IAS बने हैं, PCS बने हैं और एक अच्छी रैंक के जो है रैंक पाकर और देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आज प्रेशर जो है दिया जाता है वहीं पर दिया जाता है जहाँ पर वो जानवर पे ही दिया जाता है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हुस कर करके उसको खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं। बच्चे को बहुत जो है इत्मीनान से
आत्मीयता से बच्चे को जो है समझाइए और बच्चे की मूल समस्याएं क्या है उस पर ज़रूर ध्यान दें, हर अभिभावक को चाहिए था। आपने सर लाइव न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका। शुभकामनाएं मेरी भी है और जय हिंद जय भारत। अभी आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे सिद्दीकी सर के साथ, और इतने बड़े व्यक्तित्व को मित्रों हम लोग कुछ मिनट या कुछ समय में निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस वादे के साथ सर से हम लोग विदा ले रहे हैं कि 15 अगस्त को भी सर हमको ज़रूर 10 मिनट का समय देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों इनके सलाह को ज़रूर समाने और जो भी इन्होंने टेक्निकल बातें आरटीई और ईडब्ल्यूएस के विषय में बताया उस पर मनन जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।